6 अप्रैल 2017 नेपाल, दोपहर करीब 1 बजे एक फोन से आखिरी मैसेज भेजा जाता है। उसके बाद वो फोन कभी ऑन नहीं हुआ और वो आदमी कभी वापस नहीं आया। उस आदमी का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर, रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ISI एजेंट। वो आदमी जिसने जाल बिछाया वो खुद जाल में फंस गया। क्या ये बदला था या एक और बहुत बड़ा खेल? दो आदमी, दो देश, दो गुमशुदगी और शायद एक ही खेल। जासूसी की दुनिया का एक पुराना नियम है, अगर तुम हमारे प्यादे को उठाओगे तो हम तुम्हारा वजीर गायब कर देंगे। तो क्या नेपाल में यही हुआ था? क्या दिल्ली के चाणक्य ने इस्लामाबाद को उसी की भाषा में जवाब दिया? अप्रैल 2017 पाकिस्तानी सेना का एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल जाता है और ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। जासूसी की दुनिया में इस गुमशुदगी को नाम दिया गया कुलभूषण जाधव और एक खुफिया इंतकाम। इस कहानी की शुरुआत नेपाल से नहीं, ईरान से होती है। चाबहार से, जहां एक भारतीय बिजनेसमैन कारोबार चला रहा था। पोरबंदर से ईरान स्क्रैप, ट्रैक्टर पार्ट्स, चावल, गेहूं भेजे जाते थे, यानी पूरी तरह से एक लीगल बिजनेस। वो भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी थे, 2001 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट थे। माल उधर रात्रि हलवाई चाहे। ISI को एक टिप मिली। ईरान में एक शख्स है हुसैन मुबारक पटेल, इंडियन पासपोर्ट, लेकिन जब वो फोन पर बात करता है तो मराठी बोलता है। ISI को शक हुआ, एक मुस्लिम नाम वाला आदमी फोन पर फर्राटेदार मराठी क्यों बोल रहा है? उस वॉर रूम में एक अफसर ने वो फाइल खोली, उन फोन कॉल्स को सुना और कहा ये वही है। और यहीं पर पहली बार सामने आता है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर, पाकिस्तान का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, लेकिन रिटायर्ड सिर्फ कागजों पर। असल में वो था ISI का टॉप फील्ड एसेट, जिसे कुलभूषण जाधव को ट्रैक करने का मिशन सौंपा गया। 3 मार्च 2016 कुलभूषण जाधव को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच दिया गया। ईरान के सरावन एरिया में पाकिस्तानी सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर वो पहुंचे और वहां इंतजार में था जैश उल अदल का कमांडर मुल्ला उमर ईरानी, ISI का प्रॉक्सी, एक सलाफी जिहादी ग्रुप। जाधव को ईरान में अगवा किया गया और पाकिस्तान ले जाया गया। इस तरह एक निर्दोष बिजनेसमैन रातों रात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जासूस बन गया। 2015-16 में हबीब जहीर का एक ही मिशन था, कुलभूषण जाधव को ईरान से उठवाना। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उन्हें ईरान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मशकेल इलाके से पकड़ा गया। मिशन पूरा हुआ, हबीब ISI का हीरो बन गया। लेकिन हीरो ज्यादा दिन टिकता नहीं अगर दुश्मन जान ले कि हीरो कौन। जब ईरान से पकड़े गए कुलभूषण जाधव का कन्फेशन वीडियो सामने आया तो कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। वीडियो में जगह जगह कट्स और एडिट्स थे। देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन पर जोर जबरदस्ती करके स्टेटमेंट दिलवाया गया है।
एक ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा था जो इंट्रोगेशन से ज्यादा प्रेशर की कहानी कह रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक शैडो वॉर, जिसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसका असर आज तक महसूस किया जाता है। 2017 हबीब जहीर को मार्क थॉमसन नाम के एक शख्स की ओर से एक ऑफर मिलता है। हाई सैलरी, फॉरेन पोस्टिंग, नेपाल में इंटरव्यू। ये एक ऐसा ट्रैप था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। पाकिस्तान का दावा यह कि पूरा जाल रॉ ने बिछाया। वेबसाइट भारत से ऑपरेट हो रही थी, यूके का नंबर वर्चुअल था, लेकिन जो आदमी हबीब जहीर को रिसीव करने आया वो आदमी था जावेद अंसारी। हबीब नेपाल पहुंचकर अपने परिवार को मैसेज करता है, रीच्ड सेफली, और फिर वो काठमांडू से लुम्बिनी की फ्लाइट लेता है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और एक पाकिस्तानी जासूस का आखिरी नोन लोकेशन। दोपहर 1 बजे उसका आखिरी मैसेज आता है और उसके बाद हमेशा के लिए फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हबीब नेपाल नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया था या वो आईएसआई के किसी सीक्रेट मिशन पर था। और जो मार्क थॉमसन और जावेद अंसारी उसे वहां तक लेकर गए वो कौन थे? उस रात आखिर लुम्बिनी में क्या हुआ था? हबीब जहीर के गायब होने के सिर्फ 4 दिन बाद पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना देता है और यहीं से जन्म लेती है द स्वैप थ्योरी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी गुप्त डील का हिस्सा? क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि पाकिस्तान का हबीब जहीर कोई मिसिंग ऑफिसर नहीं था, बल्कि वो एक बार्गेनिंग चिप था। लॉजिक सिंपल था। जाधव ईरान से गायब हुए, हबीब नेपाल से, दोनों विदेशी धरती से गायब हुए। भारत ने जाधव और पाकिस्तान ने हबीब के किसी भी खुफिया मिशन पर होने की बात को सिरे से खारिज किया। लेकिन एक सवाल था, जावेद हबीब नेपाल गया किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए या किसी ऐसे खुफिया मिशन पर जहां से वापसी नामुमकिन थी? यह कहानी सच्ची घटनाओं और पात्रों पर आधारित है, लेकिन कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। भारत के लिए ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक संदेश था। लेकिन उस रात दिल्ली में एक और इनविजिबल फाइल खुल चुकी थी, जिसका नतीजा 1 साल बाद नेपाल की धुंध में दिखने वाला था। – 2014 लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर रिटायर हुआ। आर्टिलरी ऑफिसर था, 2 दशक की सर्विस थी, बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर पर पोस्टिंग। लेकिन जो यूनिफॉर्म उतरी वो सिर्फ कपड़ा था, असल काम अभी शुरू होने वाला था। रिटायरमेंट के कुछ हफ्तों में हबीब का आईएसआई के साथ एक समझौता हुआ। कवर फैसलाबाद की रफसान मिल्स में नौकरी, हकीकत कोवर्ट फील्ड ऑपरेटिव जॉब, बलूचिस्तान ईरान बॉर्डर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क, एजेंट हैंडलिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो जासूस बन गया था। आईएसआई में एक कहावत है, सबसे अच्छा जासूस वही होता है जिसका नाम किसी फाइल में नहीं होता। हबीब जहीर ऑफिशियली रिटायर्ड था, लेकिन असल में आईएसआई का वो हथियार था जिसे कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता। माल उधर रात्रि हलवाई चाहे। 2015 आईएसआई को टिप मिली, हबीब को फाइल सौंपी गई। उसने कॉल सुनी और कहा,
ये वही है। पाकिस्तान ने अपना पुराना हथियार इस्तेमाल किया, प्रॉक्सी जैश उल अदल और आईएसआई का प्रॉक्सी कमांडर मौलाना उमर ईरानी। मिशन था कुलभूषण जाधव को ईरान की जमीन से उठाना। 3 मार्च 2016 जाधव को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लालच दिया गया। सरावन इलाके में बुलाया गया। पाकिस्तानी बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर वहां मुल्ला उमर ईरानी जाधव के इंतजार में तैयार था। जाधव को अगवा किया गया और आंखों पर पट्टी डालकर मशकल कोटा होते हुए इस्लामाबाद लाया गया। पच्चीस मार्च 2016 पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान में उन्होंने रॉ का एजेंट पकड़ा है। कुलभूषण जाधव का कन्फेशन वीडियो रिलीज हुआ, लेकिन वीडियो में कट्स थे। स्टेटमेंट्स में साफ नजर आ रहा था कि जबरदस्ती की गई है। पाकिस्तान ने कहा बलूचिस्तान से पकड़ा, ईरान ने कहा उसकी टेरिटरी से भारतीय गायब हुआ। बलोच एक्टिविस्ट मामा कदिर ने नाम लेकर कहा कि उमर मुल्ला ईरानी ने चाबहार से उठाया। जर्मनी के फॉर्मर एम्बेसडर गुंटर मुलेक ने लिखा कि आईएसआई बेस्ड प्रॉक्सीज ने किडनैप किया, लेकिन पाकिस्तान अपने झूठ पर कायम रहा। रॉ और आईएसआई दक्षिण एशिया की 2 सबसे रहस्यमयी एजेंसियां। 1971 करगिल, मुंबई, बलूचिस्तान, दशकों से इनके बीच एक ऐसा शैडो वॉर चलता रहा है जिसमें सबूत नहीं, सिर्फ नतीजे दिखाई देते हैं। लेकिन जाधव केस अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं रहा था। भारत ने वियना कन्वेंशन के तहत कॉन्सुलर एक्सेस मांगा। पाकिस्तान ने एक बार नहीं 16 बार इनकार किया। फिर दिसंबर 2017 जाधव की मां और पत्नी को इस्लामाबाद बुलाया गया। ग्लास पार्टीशन के पीछे मुलाकात। आईएसआई ऑफिसर्स की निगरानी में मुलाकात करवाई गई। सुरक्षा के नाम पर मंगल सूत्र तक उतरवाया गया। जूते वापस नहीं किए गए। और तभी दिल्ली में एक सवाल और बड़ा हो गया, जाधव तक पहुंचा कौन था? धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, हबीब जहीर। हबीब जहीर के इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। मार्क थॉम्सन, स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी, लंदन जोनल डायरेक्टर, $8,500 पर मंथ। नेपाल। ऑफर इतना परफेक्ट था कि खतरा उसी में छुपा था। पाकिस्तान की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे गए। वो वेबसाइट हबीब के नेपाल पहुंचने के बाद इंटरनेट से गायब हो गई। उसका डोमेन इंडिया से रजिस्टर्ड था, यूके का नंबर वर्चुअल था। यह एक डिजिटल हनी ट्रैप था। जासूसी में सबसे डेंजरस ट्रैप वो होता है जो अपॉर्चुनिटी जैसा दिखे। यहां से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ती है। पहली पाकिस्तान की। हबीब इनोसेंट था, नौकरी की तलाश में था, जॉब इंटरव्यू के लिए नेपाल गया और ये पूरा रॉ का ट्रैप था। अब दूसरी कहानी जो ज्यादा विश्वसनीय है। हबीब आईएसआई के एक्टिव ऑपरेशन का मेंबर था। एनओसी ली उसने उमरा जाने के लिए, लेकिन गया नेपाल। उसे टिप मिली कि वहां कोई बिग कैच आने वाला है। हबीब मार्क थॉम्सन से पहले भी 2 बार मिल चुका था ओमान। आईएसआई का एक ऑपरेटिव नौकरी के लिए नेपाल जाए, ये बात गले से उतरती नहीं। पाकिस्तान से ओमान, ओमान से नेपाल। फैमिली को बताया उमराह पर जा रहा हूं। एक जासूस जिसने सालों से दूसरों को धोखा दिया, दरअसल अब खुद एक धोखे की तरफ जा रहा था। काठमांडू में जावेद अंसारी नाम के एक शख्स ने हबीब को रिसीव किया। लोकल सिम कार्ड के साथ एक फोन दिया। बुद्धा एयरलाइंस के सामने उसने एक तस्वीर खिंचाई। यहां हबीब ने परिवार को एक छोटा सा मैसेज भेजा। उसके बाद उसका फोन सिर्फ कुछ घंटों तक एक्टिव रहा। बाद में पता चला जावेद अंसारी का पासपोर्ट फेक था
वो सीसीटीवी में दिखा और धुंध की तरह गायब हो गया। काठमांडू से लुम्बिनी हबीब को बताया गया मार्क थॉम्सन रिसोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एसयूवी रिसोर्ट की तरफ नहीं गई। एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। हबीब ने फोन निकाला, सिग्नल गायब। बस यही वो मोमेंट था जब शिकारी अब खुद शिकार हो चुका था। दोपहर करीब 1 बजे फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया और फिर कभी एक्टिव नहीं हुआ। रिसोर्ट के कमरे में सामान मिला, हबीब नहीं। जहां भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, वहीं एक आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। हबीब के बेटे साद ने रावलपिंडी में एक एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में लिखा कि मेरे वालिद को एनिमी स्पाई एजेंसी ने एब्डक्ट किया। पाकिस्तान में एनिमी स्पाई एजेंसी का हमेशा से एक ही मतलब होता है, रॉ। पाकिस्तान ने कहा वेबसाइट इंडिया से था, यूके नंबर वर्चुअल था, लुम्बिनी एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला इंडियन नेशनल्स थे। ये रॉ का ऑपरेशन था। भारत का जवाब एक लाइन में आया, कौन कर्नल? हमें हबीब जहीर के गायब होने की कोई जानकारी नहीं, ना कंफर्मेशन ना डिनायल, वो खामोशी जो खुद एक जवाब थी। 2019-2021 पाकिस्तान यही आरोप लगाता रहा। यूएन वर्किंग ग्रुप में पिटीशन लगी, कोई नतीजा नहीं निकला। एक देश जो दुनिया भर पर आरोप लगाता रहता है, वो अपने एक आदमी को ढूंढ नहीं पाया। शायद इसलिए भी क्योंकि उसे कभी ढूंढना ही नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती है कि हबीब का एनओसी आईएसआई ने ही दिलवाया था, उमराह के बहाने। यानी पाकिस्तान जानता था वो कहां जा रहा है, लेकिन उसके गायब होते ही ऑफिशियल लाइन बदल गई। रिटायर्ड ऑफिसर था, प्राइवेट जॉब के लिए गया था। एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी वतन के लिए काम किया, उसे उसी वतन ने एक झटके में अनजान कर दिया। भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा। देश का पक्ष रखने के लिए वकील हरीश साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस ली। वहीं वकील खावर कुरैशी ने इसी काम के लिए अपने देश पाकिस्तान से 20 करोड़ रुपए लिए। महंगी फीस देकर भी पाकिस्तान सवालों में घिरा। कुलभूषण यादव के सीक्रेट मिलिट्री ट्रायल, उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस न दिए जाने पर पाकिस्तान को झिड़की सुननी पड़ी। भारत ने यह भी दलील दी कि कैसे जाधव का कन्फेशन वीडियो डॉक्टर्ड है। इस घटना ने दुनिया का ध्यान भारत और पाकिस्तान के इस अदृश्य युद्ध की तरफ खींचा। अब यहां एक और दावा सामने आता है जिसका कोई ऑफिशियल प्रूफ मौजूद नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस सर्किल्स में यह कहानी घूमती रही है। एक छोटा सा सील्ड पैकेट, अंदर 4 कटी हुई उंगलियां। कुछ अनऑफिशियल नैरेटिव्स दावा करते हैं कि पाकिस्तान को एक चेतावनी भेजी गई थी, अगर जाधव को कुछ हुआ तो बाकी बॉडी भी आएगी। इस दावे की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 2017 के बाद जाधव के साथ किसी तरह के जुल्म की कोई खबर सामने नहीं आई। मैसेज डिलीवर्ड हो चुका था। फिर एक और रहस्यमयी सिलसिला शुरू हुआ। वो लोग जिनके नाम जाधव किडनैपिंग केस से जुड़े थे, एक एक करके खत्म होने लगे। मुल्ला उमर ईरानी,
जैश उल अदल का वो कमांडर जिसने जादव को ईरान से उठाया था, 2020 में तुर्बत में मार दिया गया। मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का एक और एसोसिएट, मार्च 2025 में उसे भी तुर्बत में गोली मार दी गई। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आईएसआई अपने लूज एंड्स खत्म कर रही थी ताकि पूरी कहानी कभी बाहर आ ही ना पाए। लेकिन जो चीज पाकिस्तान के हाथ में कभी वापस नहीं आई वो था हबीब ज़हीर। करीब एक दशक बीत चुका है, न नेपाल को जवाब मिला, न पाकिस्तान को, न दुनिया को। हबीब ज़हीर जिंदा है, मारा जा चुका है, किसी ब्लैक साइट में कैद है, या वो सिर्फ एक खर्च कर देने लायक एसेट था जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। स्पाई वॉर में ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है, सिर्फ मोहरे बदलते रहते हैं। कुछ जेल में सड़ जाते हैं तो कुछ धुंध में गायब हो जाते हैं। कुलभूषण जाधव आज भी पाकिस्तान की जेल में, ज़हीर हबीब आज भी लापता है। दोनों देश चुप हैं, दोनों एजेंसी चुप हैं। जिंदा हैं तो सिर्फ सवाल। जासूसी की दुनिया में मौत से ज्यादा खतरनाक होती है गुमशुदगी, क्योंकि लाशें दफनाई जा सकती हैं, लेकिन गायब लोग कभी लौट कर नहीं आते। 6 अप्रैल 2017 एक आदमी नेपाल में उतरा, धरती ने उसे निगल लिया, आज तक उगला नहीं।